आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 8 का सोशल साइंसेज का एक चैप्टर है पार्लियामेंट, वो लेके आया हूं। इसका वीडियो आपके सामने जाएगा, आपको इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और ये पूरा का पूरा एनसीईआरटी कोर्स पर डिपेंड है। मैं थोड़ा सा बता दूं कि पार्लियामेंट क्या है या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है। किसी भी कंट्री को, किसी भी देश को चलाने के लिए जो गवर्निंग बॉडी होती है उसका एक सिस्टम होता है। जैसे आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा कि किसी देश में डेमोक्रेसी है, किसी में मोनार्की है, राजतंत्र है, कहीं कहीं डिक्टेटरशिप है, कहीं मार्शल आर्मी का शासन होता है, अलग अलग तरह की चीज़ें हैं। अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें तो डेमोक्रेसी में वर्ल्ड के देशों में दो तरह के सिस्टम हैं, एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, दूसरी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अगर हम प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करें तो अमेरिका जैसे देशों में है, जहां सारे राइट्स, सारे अधिकार राष्ट्रपति के पास होते हैं। लेकिन अगर हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करें तो यहां पर हेड ऑफ द स्टेट, कंट्री का हेड प्रेसिडेंट होता है, लेकिन नॉमिनल हेड होता है, उसके पास पावर्स नहीं होती हैं। पावर्स किसके पास होती हैं? प्राइम मिनिस्टर के पास होती हैं। एंड प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार का मुखिया होता है। तो पार्लियामेंट एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है, ऐसी एक संस्था है जिसमें जनता के द्वारा, पीपल्स के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि जाते हैं, उनके रोज के कार्यों की स्क्रूटनी होती है, उनको पार्लियामेंट में जवाब देना पड़ता है अपने कामों का, वो जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। पार्लियामेंट की सबसे बड़ी खूबी क्या है? लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच में सामंजस्य बनाए रखना, कोऑपरेशन बनाए रखना, ये सबसे बड़ी खूबी है। अब आपको एक चीज और बता दें कि पार्लियामेंट की आवश्यकता क्यों पड़ी हमारे देश में। नीड फॉर द पार्लियामेंट क्यों आवश्यक हुआ? पार्लियामेंट्री फॉर्म ही क्यों आवश्यक है? आपको थोड़ा सा हिस्ट्री में पीछे जाना पड़ेगा। जिस समय यहां ब्रिटिश शासन था, उस समय किसी भी सिटीजन को, किसी भी भारतीय नागरिक को सरकार के खिलाफ, ब्रिटिशर्स के खिलाफ बोलने की आजादी नहीं थी। लोगों के अंदर एक डर होता था, सरकार का खौफ होता था। लोग सरकार की आलोचना तो दूर, कुछ भी नहीं बोल सकते थे। ऐसे में जब नेशनल मूवमेंट शुरू हुआ, आपको पता होगा नेशनल मूवमेंट की स्थापना 1885 में हुई थी। उसके बाद धीरे धीरे जो लीडर्स थे नेशनल मूवमेंट के, जिनको हम राष्ट्रभक्त कहते हैं, नेशनलिस्ट भी कहते हैं, धीरे धीरे ये अंग्रेजों के खिलाफ मुखर होते गए, अपनी बात कहने लग गए, उनकी आलोचना भी करने लग गए। आलोचना मतलब जो भी उनके काम होते थे, अगर वो देश के लिए हित में नहीं हैं तो ब्रिटिश सरकार की आलोचना भी होती थी। अब ये व्यवस्था धीरे लोगों को पसंद आने लग गई। जब लोग मुखर होते गए तो आगे जैसे जैसे समय बीतता गया, लोगों को लगा कि देश में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जहां जनता अपनी बात कह सके, देश के नागरिक अपनी बात कह सकें, और जो शासक वर्ग है उनकी जवाबदेही हो। अब उनकी जवाबदेही कहां होगी? वो पार्लियामेंट के प्रति उत्तरदायी होंगे। पार्लियामेंट में उनको जनता के सामने जवाब देना पड़ेगा। और पार्लियामेंट के जितने भी एमपीज हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिनको हम लोग सांसद कहते हैं, वो जनता के द्वारा चुन के जाते हैं। डायरेक्ट चुने हुए लोग होते हैं उसमें, जो जाते हैं पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट का समय भी फिक्स होता है, लेकिन जो एग्जीक्यूटिव हैं, जो लेजिस्लेचर में जाते हैं, इनका कोई समय फिक्स नहीं है। एक बार चुने हुए लोग 5 साल के लिए होते हैं, लेकिन तभी तक जब तक उनका कॉन्फिडेंस पार्लियामेंट में रहे, उनकी मेजॉरिटी रहे, तभी तक
नहीं तो पार्लियामेंट भंग भी हो जाती है। अब थोड़ा सा हम लोग इसके और आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं पार्लियामेंट की। तो हमारे पार्लियामेंट के दो हाउस हैं। एक हाउस क्या है? लोकसभा। दूसरे हाउस को कहते हैं राज्यसभा। एक लोकसभा, दूसरा राज्यसभा, दो हाउसेज हैं। इसको कहा जाता है हाउस ऑफ पीपल। इसके जितने भी मेंबर होते हैं वो देश के अलग अलग क्षेत्रों से, जिनको हम लोग कंस्टिट्यूएंसी कहते हैं, डायरेक्ट लोगों के द्वारा चुनकर जाते हैं पार्लियामेंट में। और इसमें टोटल लोकसभा की टोटल संख्या जो है 552 मानी जाती है, जिसमें 530 स्टेट्स से चुने जाते हैं, 20 यूनियन टेरिटरीज से चुने जाते हैं, और किसी भी दो मेंबर को प्रेसिडेंट एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से नॉमिनेट करता है। एट प्रेजेंट लोकसभा की जो संख्या है, नंबर है, वो 543 है। 543 है, ठीक है। ये लोग, मैंने बताया कि हर क्षेत्र में देश को अलग अलग कंस्टिट्यूएंसी में बांट दिया जाता है, अलग अलग क्षेत्रों में बांट दिया जाता है, जिसको हम लोग कंस्टिट्यूएंसीज कहते हैं। एक कंस्टिट्यूएंसी से एक मेंबर, एक एमपी चुना जाता है, जिसका सबसे ज़्यादा वोट जो पाया होता है वो फिर इसका मेंबर बनता है। जो लोग चुने जाते हैं वो जाके, अगर एक ही सिंगल पार्टी मेजॉरिटी में आई है तो राष्ट्रपति से मिलते हैं। राष्ट्रपति उस पार्टी को इनवाइट करता है, भी कह सकते हैं कि राष्ट्रपति उस पार्टी को, मेजर पार्टी को जो सबसे ज़्यादा पाई, इसको इनवाइट करता है, गवर्नमेंट बनाने का ऑफर देता है। उस पार्टी के लोग अपना एक नेता चुनते हैं, उस नेता को प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई जाती है। फिर उसकी एक काउंसिल बनती है, अपनी एक मंत्री परिषद बनती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहते हैं जिसको, जिसमें अपने हिसाब से वो मंत्रियों को सिलेक्ट करता है, कौन उसके रहेंगे, कौन कौन से डिपार्टमेंट के, कौन कौन से, बाद में पोर्टफोलियो उसको दिए जाते हैं। ये तो लोकसभा का है। और लोकसभा का जो टेन्योर है, टेन्योर कहते हैं कितने साल के लिए। एक बार जो मेजॉरिटी पार्टी लोकसभा में जाती है वो 5 साल के लिए, 5 इयर्स के लिए। अगर इसकी मेजॉरिटी लास्ट तक रहती है तो 5 साल तक सरकार चलाएंगे। लेकिन लोकसभा में इनका कॉन्फिडेंस होना चाहिए, इनकी संख्या मेजॉरिटी में होनी चाहिए। अगर कहीं इनकी संख्या कम हो गई तो ये भंग हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। तो 5 साल का तो मैक्सिमम टेन्योर है, लेकिन पहले भी डिसॉल्व हो सकती है। कभी कभी कुछ सिचुएशन में क्या होता है कि कोई एक मेजॉरिटी पार्टी नहीं आ पाती है, तो दूसरी कई पार्टियां साथ में आकर सरकार बनाती हैं। उस गवर्नमेंट को कहा जाता है कोएलिशन, कोएलिशन गवर्नमेंट। इसका मतलब है हिंदी में मिक्स्ड सरकार। मिश्र, उसे शुद्ध शब्द जो है वो संविध सरकार है, संविध सरकार। लेकिन आप जान सकते हैं कि इसको मिक्स्ड गवर्नमेंट कहा जाता है, क्योंकि कई पार्टियां मिलके सेंटर में सरकार बनाती हैं। ऐसा पीछे कई बार हुआ है। 1990 के बाद तो ऐसा, और 1914 तक, 2014 तक ऐसा कई बार हुआ है। जो सरकारें बनी सब मैक्सिमम कोलिशन गवर्नमेंट ही रही हैं। लोकसभा के मेंबर बनने के लिए, एमपी बनने के लिए क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, तो मैं आपको बता देता हूं। यहां देख लीजिए क्वालिफिकेशंस। अगेन पॉइंट नंबर 1,
उसकी उम्र 25 साल या इससे अधिक होनी चाहिए। मिनिमम एज लिमिट क्या है? मिनिमम एज इट शुड नॉट बी लेस देन 25 ईयर्स। पर यह है उसकी उम्र 25 साल पूरी हो जानी चाहिए। नंबर 2, वह इंडियन सिटीजन हो। ही मस्ट बी एन इंडियन सिटीजन, भारतीय नागरिक होना चाहिए। नंबर 3, किसी भी सरकारी पद पर न हो, कोई प्रॉफिट वाला जो पोस्ट होती है उस पर न हो। शुड नॉट हैव एनी पोस्ट ऑफ प्रॉफिट इन गवर्नमेंट ऑफिस। कोई भी सरकारी पद पर न हो, उसको रिजाइन देना पड़ता अगर होगा तो। अगली चीज है मेंटली अनसाउंड न हो, दिमाग से पागल न हो। ही शुड नॉट बी मेंटली अनसाउंड, दिमाग से पागल न हो। अगली चीज है ओ ऑफेंडर न, उसको भगोड़ा घोषित न किया गया हो, ऑफेंडर न हो। और 6वीं चीज है बैंक ने दिवालिया घोषित न किया हो, वो बैंक से दिवालिया घोषित न हुआ हो। मैं कुछ चीजें हिंदी में भी लिख देता हूं, बैंक से दिवालिया घोषित न किया गया हो। और ये सारी चीजें, एक चीज और है 7वीं लिख लीजिए, देश के किसी भी कंस्टिट्यूएंसी में वोटर लिस्ट में उसका नाम होना चाहिए। हिज नेम मस्ट बी इंक्लूडेड इन द वोटर लिस्ट, वो चाहे किसी स्टेट में हो, कहीं भी हो। ये कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं। वही व्यक्ति पार्लियामेंट का इलेक्शन फाइट कर सकता है, चुनाव लड़ सकता है। अब इसके बाद एक चीज और देख लीजिए, ये तो क्वालिफिकेशंस हो गई, मैं इसको मिटा दूं। अगला देखिए, इलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है, इलेक्शंस होते कैसे हैं। मैंने अभी थोड़ा सा आपको हिंट दिया था। इलेक्शन प्रोसीजर मैंने बताया आपको, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। पूरे देश को छोटे छोटे चुनावी क्षेत्र में बांट दिया जाता है, जिसको कंस्टिट्यूएंसीज कहा जाता है। कंस्टिट्यूएंसीज छोटे छोटे चुनावी क्षेत्र हैं। एक कंस्टिट्यूएंसी से कई पार्टियों के या इंडिपेंडेंट लोग चुनाव फाइट कर सकते हैं, लेकिन जिसका वोट सबसे ज्यादा होगा एक ही व्यक्ति जीतेगा। ये तो यहां पर इंडिपेंडेंट वोटिंग के आधार पर, फिर मैंने आपको यह भी बताया कि जो पार्टी मैक्सिमम सीट लेके आएगी, जिसके मेंबर सबसे ज्यादा होंगे, उसी को राष्ट्रपति इनवाइट करता है। चीज़ में थोड़ा सा आपके साथ पहले डिस्कस की हुई है। अब थोड़ा सा और आगे देखिए, अब थोड़ा राज्यसभा पर आइए। दूसरे को, राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स, राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहा जाता है। इंग्लैंड में तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स भी कहते हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड्स भी कहा जाता है। हम लोग के यहाँ लोकसभा को निम्न सदन, इसको उच्च सदन, अगर हिंदी में कहा जाए तो इसको उच्च सदन कहा जाता है। लोकसभा को
निम्न सदन, लोअर हाउस, अपर हाउस भी कहा, बहुत सारे नाम हैं। लोअर हाउस, अपर हाउस, बहुत सारे नाम हैं, है एक ही चीज, लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा की मैक्सिमम संख्या 250 होती है, 250, जिसमें से 238 ये सब राज्यों से ही चुने जाते हैं। लिखा ना, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। तो कह सकते हैं कि राज्यसभा स्टेट्स को करती है, स्टेट्स से चुने हुए लोग आते हैं, इनके मेंबर को जनता सीधे नहीं चुनती है। जो स्टेट्स की असेंबली हैं वो एमएलए लोग इनको चुनकर भेजते हैं। तो टोटल सीट इतनी, और स्टेट्स से 238 जितने स्टेट्स हैं, 12 मेंबर्स इनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, ठीक है ना। 238 स्टेट से चुन के आते हैं, 12 को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। अब जो चुन के आते हैं स्टेट से, किस स्टेट से कितने चुने जाएंगे उस स्टेट की पॉपुलेशन पर डिपेंड करता है। जैसे उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, तो उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा राज्यसभा के मेंबर चुन के जाते हैं। 12 लोगों को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, और 12 लोग कौन होते हैं? लिटरेचर के क्षेत्र से, स्पोर्ट्स से, सोशल वर्कर सामाजिक क्षेत्र से, कोई बड़े राइटर हों, फिल्मों के कलाकार हों, एक्टर हों, क्रिकेट के खिलाड़ी हों, हॉकी के, इन क्षेत्रों से राष्ट्रपति उनको चुनता है, नॉमिनेट करता है। कुछ नाम मैं बता देता हूं, जैसे वैजयंती माला बहुत पहले फिल्मों की हीरोइन होती थी, वो इसकी मेंबर थी। नरगिस दत्त इसकी मेंबर थी। उसके बाद रामधारी सिंह दिनकर, आप उनके बारे में कविताएं पढ़े होंगे, वो राज्यसभा के मेंबर रह चुके हैं। अभी पीछे सचिन तेंदुलकर थे, रेखा थी, ऐसे कई लोग अलग अलग क्षेत्रों से नॉमिनेट करके आते हैं। ये तो 250 हो गया ना, 250। एट प्रेजेंट 233 मेंबर हैं और 12 नॉमिनेटेड हैं। कितने हो गए? 245 एट प्रेजेंट। राज्यसभा के मेंबरों की ये संख्या है 245। अब आगे देखिए, थोड़ा सा इसको मिटा देता हूं। राज्यसभा का टेन्योर या काल, टेन्योर कितना होता है? 6 ईयर। एक बार जो एमपी चुने जाते हैं वो 6 साल के लिए होते हैं, 6 साल के लिए चुने जाते हैं। राज्यसभा कभी डिसॉल्व नहीं होती है, इट इज ए परमानेंट बॉडी, इसको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट। इट इज परमानेंट बॉडी, ये कभी डिसॉल्व नहीं होती है। लोकसभा तो जब चाहे मर्जी डिसॉल्व हो जाए, इसके मेंबर्स निकल जाए, इनकी संख्या लोकसभा में कम हो जाए, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस कम हो जाए, इनके विरोध ज्यादा वोट पड़ जाए, खत्म। ये 5 साल भी पूरा नहीं कर पाते हैं कभी कभी। तो पीछे ऐसी कई सारी केसेज हुई हैं, 1.5 साल में, 2-2 साल में सरकारें चली गई हैं। तो ये कहा जाए कि इनका टेन्योर 6 साल के लिए होता है और ये परमानेंट बॉडी है। एक चीज और है, एक बार जो चुने जाते हैं 6 साल के लिए रहते हैं, लेकिन हर दूसरे साल 1/3 मेंबर, 1/3 मेंबर रिटायर होते हैं, इनका फिर चुनाव होता है। तो 2 साल के बाद जब 1/3 रिटायर हो जाएंगे, वो चुने जाएंगे, वो फिर 6 साल के लिए रहेंगे, फिर अगले 2 साल के बाद फिर रिटायर होंगे, फिर वो अगले 6 साल के लिए रहेंगे। ऐसे ये हमेशा परमानेंट बॉडी कभी डिसॉल्व नहीं होती है। अब इसके लिए थोड़ा सा इसकी एक वो भी क्वालिफिकेशंस भी देख लीजिए कि राज्यसभा के लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। क्वालिफिकेशंस, यहां पर सबसे पहली चीज
इंडियन सिटीजन तो होना ही चाहिए। एज उनकी एज जो है शुड नॉट बी लेस देन 30 ईयर्स। उसमें कितना था 25 ईयर्स। इसमें 30 ईयर्स से कम एज नहीं होनी चाहिए। बाकी सारी चीजें वही हैं। वोटर लिस्ट में कहीं उसका नाम हो, वो दिवालिया बैंक से दिवालिया घोषित नहीं किया गया हो, भगोड़ा नहीं हो, मेंटली अनसाउंड नहीं हो, पागल नहीं हो, ये सारी चीजें जो लोकसभा में हैं वो सारी चीजें होती हैं राज्यसभा के मेंबर के लिए भी। अब थोड़ा सा दोनों का ये बताते हैं। लोकसभा और राज्यसभा दोनों को चलाने, दोनों की कार्रवाई को चलाने के लिए स्पीकर या प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है। लोकसभा का स्पीकर या लोकसभा अध्यक्ष कहलाता है। ये चुना जाता है एमपीज के, लोकसभा के एमपीज के द्वारा, लोकसभा के सदस्यों के द्वारा चुना जाता है। आमतौर से जिस पार्टी की सरकार होती है उसी का एक व्यक्ति लोकसभा का अध्यक्ष या लोकसभा का स्पीकर चुना जाता है। इसको प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी कहते हैं। इस समय लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला है। इनका काम क्या है? लोकसभा की कार्रवाई को सुचारू ढंग से चलाना। विपक्ष के एमपीज क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, प्रश्न उनको समय देना, सरकार के मंत्री जवाब देना चाहते हैं उनको समय देना, और लोकसभा में शांति व्यवस्था बनाए रखना ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर का काम है। मैंने बताया अभी कि लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला हैं। ये जब भी सरकार बदलती है बदलते रहते हैं, ठीक है। राज्यसभा में जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर या कह सकते हैं राज्यसभा का सभापति, ये वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये होता है। ये लोकसभा राज्यसभा का प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है। जो भी वाइस प्रेसिडेंट होगा यही सारी कार्रवाई चलाता है। अभी वेंकैया नायडू अभी इसके प्रिजाइडिंग ऑफिसर है राज्यसभा के। इनका समय खत्म, उनको विदाई दे दी गई है। 10 अगस्त को दूसरे उपराष्ट्रपति का चुनाव हो चुका है, जगदीप धनखड़। ये अब राज्यसभा के हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट होंगे, उपराष्ट्रपति होंगे। तो राज्यसभा के सभापति या प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी जगदीप धनखड़ होंगे। चलो वो एक अलग बात हो, तो हमेशा होते रहते हैं। लेकिन जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वही राज्यसभा का प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है। पार्लियामेंट का फंक्शन क्या है थोड़ा देख लीजिए। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट? सबसे पहली चीज तो यह है डिबेटिंग एंड मेकिंग लॉज। दूसरा है कंट्रोल एंड गाइड द गवर्नमेंट। कंट्रोल एंड गाइड द गवर्नमेंट। अप्रूव the amendments, approve the amendments, financial power, और चौथा पांचवा है रिलेशन बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव।
देखिए छठवां, रिमूवल ऑफ हायर ऑफिशियल्स। ये देखिए मैंने 5-6 पॉइंट लिखे हुए हैं, अब हम लोग एक एक का डिस्कस करेंगे बारी बारी से। डिबेटिंग एंड मेकिंग लॉज। हमारे देश का कोई भी कानून जो बनता है संसद में, पार्लियामेंट को संसद कहते हैं, थोड़ा भूल गया था आपको हिंदी में बताना, इसको संसद कहा जाता है। पार्लियामेंट को संसद कहा जाता है। कोई भी कानून बनता है हमारे देश का संसद में ही, पार्लियामेंट में ही बनता है। तो पहली चीज क्या है, डिबेटिंग एंड मेकिंग लॉज। अगर कोई कानून बनना होगा तो सरकार की तरफ से कोई भी मंत्री या कोई भी एमपी एक बिल पेश करता है, आइदर इन लोकसभा और इन राज्यसभा, किसी में भी वो बिल पेश किया जाता है। उस बिल को पर 2-3 बार रीडिंग होती है। रीडिंग क्या है, जब बिल पेश किया जाता है उसकी रूपरेखा बताई जाती है, ये फर्स्ट रीडिंग कहलाती है। सेकेंड रीडिंग क्या है, उस पर डिस्कशन होता है, डिबेट होता है, डिस्कशन होता है, ये सेकेंड रीडिंग है। थर्ड रीडिंग क्या है, अगर कोई सुधार करना हो, कुछ करना हो, अमेंडमेंट करना हो, कोई सजेशन, मान लो राज्यसभा में कोई सजेशन दे दिया, किसी दूसरे एमपीज ने कहा विरोधी पक्ष के नहीं इसमें ये कमियां हैं, इसको भी जोड़िए, तो जोड़ना घटाना जो भी करना है, सजेशंस को मानना, वो फाइनल कॉपी तैयार की जाती है। फिर थर्ड रीडिंग उस पर वोटिंग होती है। अगर वोटिंग हुई और वह बिल लोकसभा से पास हो गया तब राज्यसभा में जाता है। थोड़ा मैं उसको और बाद में बताऊंगा। तो बिल पर डिबेट होना, कानून बनना, ये संसद का काम है। कानून बनने वाला मैं प्रक्रिया थोड़ा बाद में और बताऊंगा। कंट्रोल एंड गाइड द गवर्नमेंट। संसद या पार्लियामेंट सरकार को हमेशा कंट्रोल करती है। मैंने बताया था ना कि सरकार का कोई भी मंत्री कोई काम करता है, उसको पार्लियामेंट में आकर सबके सामने जवाब देना पड़ता है। सबके सामने का मतलब है कि हमने जिन प्रतिनिधियों को, सांसदों को चुन के भेजा है वो हमारे प्रतिनिधि हैं, उनके सामने उनको जवाब देना पड़ता है। तो सरकार कोई भी काम, गलत काम करने से चूकती है, गलत रास्ता नहीं अपनाती है, तो कह सकते हैं कि पार्लियामेंट गवर्नमेंट को कंट्रोल भी करती है, गाइड भी करती है कि आपको करना क्या है, आपको आके संसद में जवाब देना पड़ेगा। इस तरह से कंट्रोल होता है। अप्रूव द अमेंडमेंट्स। किसी पुराने कानून में, किसी लॉ में कुछ चेंज करने हैं, अमेंडमेंट करने हैं, कुछ सुधार करने हैं, तो उसको भी अप्रूव किया जाता है संसद से ही। कई बार कई लॉज हमारे पुराने हो चुके हैं आज के परिप्रेक्ष्य में, उसमें कुछ चीज़ें और जोड़नी पड़ती हैं, कुछ चीज़ें घटानी पड़ती हैं, तो इनको अमेंडमेंट या सुधार कहा जाता है, वो भी करना पड़ता है। अगला है फाइनेंशियल पावर। पूरे देश में कितना पैसा खर्च करना है, कितना टैक्स लगाना है, कितनी चीज़ें कहाँ खर्च करनी है, ये सारी चीज़ें पार्लियामेंट में डिस्कस होती हैं। सरकार अपनी मर्जी से नहीं कर सकती, इसको पार्लियामेंट से पास होना चाहिए। तो कह सकते हैं कि फाइनेंशियल पावर किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है। रिलेशन बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। अब देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिन सांसदों को हम लोग चुन के भेजते हैं वो सभी के सभी पार्लियामेंट या उसके मेंबर हैं, एमपी हैं, सभी के सभी लेजिस्लेचर के सदस्य हैं, सभी के सभी संसद के सदस्य हैं। जिस पार्टी के ज्यादा है उनकी सरकार बन गई। अब सरकार बन गई तो वो भी तो उसके मेंबर हैं, लेजिस्लेचर के मेंबर हैं। उनमें से कुछ लोग मंत्री बनते हैं, प्रधानमंत्री से लेकर दूसरे सब लोग जो मंत्री बनते हैं वो एग्जीक्यूटिव कहलाते हैं, वो एग्जीक्यूटिव कहलाते हैं। बाकी जो मंत्री विपक्ष के लोग हैं वो सीधे सीधे एमपी हैं। अब दोनों के बीच में एग्जीक्यूटिव और जो सारे एमपीज हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, इनके बीच में रिलेशन बनाए रखना
सामान्य संबंध और कोऑपरेशन बनाए रखना, समन्वय बनाए रखना, ये पार्लियामेंट का काम है। रिमूवल ऑफ हायर ऑफिशियल्स, ये तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट का जज, जितने भी जज हैं, हाई कोर्ट के जज या राष्ट्रपति, ये हाई ऑफिशियल कहलाते हैं। इनको सामान्य तरीके से पद से नहीं हटाया जा सकता। इनको हटाने के लिए एक व्यवस्था है इम्पीचमेंट, जिसको महाअभियोग कहा जाता है। इम्पीचमेंट का बिल लाया जाता है, संसद में 2/3 से पास होगा, तब जाके उस व्यक्ति को हटाया जा सकता है, जिसको महाअभियोग कहते हैं। अभी तक हमारे देश में ऐसा किसी के साथ नहीं हुआ है। महाभियोग लगाकर किसी को भी अभी तक नहीं हटाया गया है, लेकिन ये पावर पार्लियामेंट के पास है। अब थोड़ा सा मैं बता दूं मेकिंग लॉज वाला, बता रहा, फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग। एक पार्लियामेंट के एक हाउस से कोई बिल पास हुआ तो सेकेंड हाउस में जाएगा। मान लीजिए लोकसभा से पास हुआ, राज्यसभा में गया, राज्यसभा में भी फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, ये सारी प्रक्रियाएं हैं। सारी कॉपी मेंबरों को बांटी जाती हैं, उस पर डिस्कशन होता है, डिबेट होता है, फिर वोटिंग होती है। राज्यसभा चाहे तो उसको वापस कर सकती है, लेकिन अगर लोकसभा राज्यसभा में किसी बात पर सहमति नहीं बनी तो प्रेसिडेंट दोनों की कंबाइंड मीटिंग बुला सकता है, संसद की कंबाइंड, फिर वहां वोटिंग होती है। वहां अगर वो पास हो गया फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा साइन करने के लिए। राष्ट्रपति अगर संतुष्ट नहीं है तो उसको वापस कर सकता है, लेकिन दोबारा अगर संसद ने उसको फिर भेज दिया राष्ट्रपति के पास, कुछ सुधार करके, कुछ संशोधन करके या वैसे ही, तब तो प्रेसिडेंट हैव टू साइन, राष्ट्रपति को साइन करना ही पड़ेगा। और जब वो साइन हो जाएगा तो वह बिल फिर लॉ माना जाएगा। ठीक है, ये जो चैप्टर है मैंने कोशिश की है पूरे चैप्टर को शॉर्ट में एक वीडियो में आपके सामने रखें, ताकि आपको इसकी जानकारी लेने में आसानी हो, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो। आप कोशिश करना, अपनी बुक को भी कंसल्ट करना, आपका चाहे एनसीईआरटी की बुक्स हो या दूसरी जो भी बुक्स हो उसको कंसल्ट करना, इस वीडियो को देखना, बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के जरूर भेजना, क्योंकि 2 साल के बाद ये मेरा पहला वीडियो क्लास 8 के लिए जा रहा है। अभी मैंने किसी और क्लास का वीडियो नहीं भेजा, सबसे पहले मैंने क्लास 8 को चुना है इस वीडियो को भेजने के लिए। बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे। आप लोग इसको लाइक और शेयर जरूर करना, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखना, ताकि मुझे प्रोत्साहन मिले। थैंक यू एवरीबॉडी।